Hello everyone, welcome to Adbut Batch. My dear class 9 students, hope you all are doing fit and fine and ready for this wonderful session. So this is Parak Rakhyani, your English educator, and आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो चैप्टर है The Sound of Music Part 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के MIQs Most Important Questions. यानी मैम चैप्टर की तैयारी तो पूरी हो चुकी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बिना ये अधूरी है. यानी पूरी पढ़ाई तो हमने कर ली. नाउ इट इज हाई टाइम कि हम एग्जाम ओरिएंटेड कि यार एग्जाम के हिसाब से ऐसे कौन से सवाल हैं पूरे चैप्टर में से जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी हैं या इनके चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं. तो इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड अगेन मैं ये कोशिश करती हूँ कि जैसा एग्जाम में आपका पैटर्न आता है लिटरेचर सेक्शन का उस हिसाब से मैंने यहाँ क्वेश्चंस को पुटअप किया है. तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की. एंड अगेन कीप योर नोटबुक्स विद यू. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं. बिगिनिंग विद नंबर 1 पार्ट. जैसे आपका एग्जाम में सेक्शन होता है ना, ग्रामर सेक्शन हुआ, रीडिंग, तो जब लिटरेचर सेक्शन आता है तो उसमें भी अलग अलग पार्ट्स दिए रहते हैं रोमन नंबर्स में, नंबर 1, नंबर 2. तो जनरली यूजुअली क्या होता है ना, फर्स्ट पार्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब क्या कि यहाँ पे आपको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट यानी पूरा जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, जो लेसन पढ़ा है उसमें से क्या करेंगे, उसका एक अंश, उसका एक पार्ट निकाल के, कोई भी पैराग्राफ निकाल के आपको सामने का सामने चीटिंग करा देंगे, एकदम रख देंगे. देखो आपने चैप्टर पढ़ा था, ये पूरा पैराग्राफ उठा के रख दिया. नाउ व्हाट विल दे डू, दे विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. एंड ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है. दे कैन बी MCQs, दे कैन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, or they can be let's say true and false, या फिर fill up हो सकता है. the pattern can vary. या फिर आपसे synonym antonym यानी पर्यायवाची विलोम पूछ सकते हैं, word meaning पूछ सकते हैं, and even analogy पे भी based रह सकता है. तो कुछ भी पैटर्न से पूछ सकते हैं. लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, पैराग्राफ सामने है. तो जब पैराग्राफ सामने होता है, इतना सब कुछ हमने पढ़ा है तो सब कुछ याद आ जाता है ना देख के. क्वेश्चंस बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस मैं मानती हूँ. तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 एक्सट्रैक्ट से. पहले एक्सट्रैक्ट मैं पूरा पढ़ूंगी, फिर आपको पूरी कहानी याद दिलाऊंगी इसकी, ठीक है. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening, some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. So, कब की बात है ये, चैप्टर के थोड़े शुरुआती टाइम की बात है. He chose a pipe. अब यहाँ पे ही किसके लिए कहा गया है, तो याद करिए कि रॉयल कोर्ट में यानी उस टाइम के औरंगजेब जी के टाइम में राज दरबार में पुंगी को उन्होंने क्या कर दिया था, बैन, है ना. स्टोरी में एकदम फटाफट रिकॉल करेंगे. पुंगी को बैन कर दिया था. क्यों? क्योंकि भाई इसमें से बहुत ही ज्यादा श्रिल नॉइज, श्रिल यानी बहुत ही पतली, बहुत ही तीखी और कानों को नहीं भाने वाली आवाज आती थी, तो इसे बैन कर दिया. अब एक बार्बर था यानी एक नाई था, म्यूजिशियंस की फैमिली का था, यानी उनके परिवार में सब म्यूजिशियन थे. उस बार्बर ने क्या ठानी कि मैं इस पुंगी को पुनः जीवित करूंगा. कैसे? इसकी कोई क्वालिटी बदल के, टोनल क्वालिटी है ना, कि टोन स्वर कुछ बदल के, कुछ चेंजेस लाके मैं बदलूंगा, है ना, और इसको वापस लाऊंगा. तो ही चोज, यहाँ पे ही कौन है, ये वही बार्बर है, ये वही नाई है, ठीक है. तो ही चोज, उन्होंने चुना एक पाइप, यानी वो नया इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उन्होंने एक पाइप लिया जिसका एक नेचुरल हॉलो स्टेम है. नेचुरल हॉलो स्टेम यानी मैंने आपको बताया ना, अपने फ्लूट वगैरह ये सब देखा होगा, शहनाई ये लकड़ियों से बनते हैं. तो लकड़ियों, उन्हें कौन सी लकड़ी चुनी, जो नेचुरली हॉलो थी. हॉलो का मतलब होता है अंदर से खोखली. पानी का पाइप देखा है, पानी के पाइप अंदर कोई खाली होता है ना, अरे खाली होगा तभी तो पानी जा पाएगा. तो यहाँ पे उन्होंने एक नेचुरल हॉलो स्टेम देखा जो कि पुंगी के कंपैरिजन में ज्यादा लंबा था एंड ज्यादा ब्रॉडर था, राइट. एंड मेड 7 होल्स, और उन्होंने उसमें कितने होल्स किए, कितने छेद किए, 7 होल्स कर दिए उस पाइप की बॉडी पे. और जब उन्होंने बजाया, देखो जैसे मान लो ये फ्लूट होती है ना, या शहनाई होती है, तो होल्स होते हैं यहाँ पे, तो होल्स ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना, ओपन क्लोज करके. तो जब उन्होंने बजाया तो एक बहुत ही सॉफ्ट सी मेलोडियस यानी कान को छू जाने वाली, भा जाने वाली जो है साउंड उसमें से निकला. और यही इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ही प्लेड बिफोर रॉयल्टी. बिफोर का मतलब यहाँ पे रॉयल्टी के पहले नहीं होता है ना, बिफोर रॉयल्टी का मतलब होता है सामने. रॉयल्टी कौन हो गए, राजघराने के लोगों के, है ना, तो राजा महाराजाओं के सामने. यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं है, यहाँ बिफोर का मतलब क्या है, सामने. तो राजा महाराजा के सामने उन्होंने बजाई एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. सब जो है उनसे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे सब, यानी बहुत ज्यादा प्रभावित, बहुत ही खुश हो गए थे, राइट.
दे वर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद हिम। ओके, क्लियर है? देखो पैराग्राफ पढ़ा, पूरी स्टोरी याद आ गई। अब क्वेश्चन आएंगे तो हम सभी आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए फिलअप के फॉर्म में है। क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली, यानी आपको फिलअप करना है लेकिन आपको सिर्फ एक ही शब्द का, ध्यान रखिए क्या कंडीशन दी है, सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है। भाई ठीक है, कर लेंगे। He in the given extract refers to a dash, यानी ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया है इसमें ही तो कह दिया, लेकिन ये ही किसके लिए कहा गया है, ही कौन है ना, हु इज दिस मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स है हमारे, अभी पीछे मैंने आपको बताया था बार्बर, एक नाई की बात हो रही है। याद रखिए चैप्टर में नाई का नाम नहीं दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, मैम हमें तो नाम नहीं पता, आपको सिर्फ लिख देना है अ बार्बर, एक नाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एमसीक्यू के फॉर्म में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट, ए शहनाई, बी पुंगी, सी सितार या डी गिटार। यानी ये जो नया इंस्ट्रूमेंट उन्होंने नया पाइप लेके और 7 होल्स करके बनाया, तो इस नए इंस्ट्रूमेंट, इस नए यंत्र का नाम क्या रखा गया, तो वी ऑल नो द नेम इज, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, ए शहनाई। नए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया, शहनाई। ओके, वही जो शादियों पार्टियों में शहनाई आप सुनते हैं। नेक्स्ट अगेन इज एन एमसीक्यू, वेयर वाज द न्यू इंस्ट्रूमेंट प्लेड ट्रेडिशनली। तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट यानी किसकी बात कर रहे हैं, शहनाई की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ ट्रेडिशनली बजाया जाता है, यानी सामाजिक तौर पे इसे कहाँ बजाते हैं। ए इन टेम्पल्स यानी मंदिरों में, बी इन वेडिंग सेरेमनीज यानी शादी पार्टी के कार्यक्रम में, सी इन ऑस्पिशियस सेरेमनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस? ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, यानी कोई भी शुभ कार्य हुआ, यानी घर में कोई पूजा है, कोई फंक्शन है ना, किसी का जन्मदिन है, तो उन शुभ कार्यों में बजाया जाता है, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन आई टेल यू, शहनाई को ऑस्पिशियस यानी लकी माना जाता है क्योंकि इसके साउंड बहुत ही अच्छा आता है। तो कोई भी चीज को शुभ माना जाता है, तो कोई भी अच्छा अवसर होता है वहां बजाते हैं। तो टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनी और शुभ मुहूर्त हो, तीनों जगह बजाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था इसे ट्रेडिशनली इन तीनों जगहों पे बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है क्वेश्चन, इस टाइप का पैटर्न क्योंकि पूछा जाता है। क्वेश्चन सेज select the option that correctly captures the application of the word impressed as used in the extract। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, बिल्कुल जो आप काम कर रहे हो लिखने का करने का सब छोड़ दो और एक ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो आपका जो पीछे अपन ने पैराग्राफ पढ़ा ना, उसमें एक शब्द है इम्प्रेस्ड, उसका यूज किया गया है। ठीक है, आपको इतना पता है ना कि एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। जैसे अभी बेटा मैंने आपको पीछे क्या बताया, ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में आपने अभी बताया मैंने, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। अब बिफोर का ज्यादातर आपको मतलब क्या है, पहले होना है ना, बिफोर का मतलब तो पहले होता है ना मैम, आई केम बिफोर हिम, मैं उससे पहले आ गई टाइम पे, तो बिफोर का मतलब पहले होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन में बिफोर का मतलब क्या है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, यानी उसने राजा महाराजा से पहले इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं। यहाँ पे बिफोर का मतलब क्या है, सामने। तो मुझे बताओ आपको क्या समझ आया कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका पूरा सेंटेंस क्या है, उसे कहाँ यूज किया गया है। कि भाई आप सेंटेंस पढ़ोगे तब समझ आया ना कि यहाँ बिफोर रॉयल्टी पहले नहीं, यानी रॉयल्टी के सामने है। सेंटेंस पढ़ के समझ आया। तो सिमिलरली आपको कहा है, आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे इम्प्रेस्ड, ये रहा, तो आपसे कहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में इम्प्रेस्ड का क्या मीनिंग है, यानी इस लाइन में इम्प्रेस्ड का क्या मीनिंग है, आप वो समझो। देन आपको सवाल में ABCD 4 सेंटेंस दिए हैं और उन 4 सेंटेंस में ये बताओ कि इम्प्रेस्ड का यही वाला मीनिंग किस में है। बात समझ आई? आई विल रिपीट इट अगेन। इम्प्रेस्ड वर्ड आपने यहाँ देखा है, आप यहाँ पे पता करो कि इस लाइन में इम्प्रेस्ड वर्ड का क्या मतलब निकल रहा है। देन आपको ऑप्शन में 4 सेंटेंस दिए हैं, उन चारों सेंटेंस में जो सेम मीनिंग आएगा इस वाले जैसा, उसको आपने टिक कर देना है। बात क्लियर हुई? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आइए पहले यहाँ पे इम्प्रेस्ड का मतलब पढ़ते हैं। He played the, पूरा आपको लाइन पढ़ना पड़ेगा मतलब समझने के लिए। ओके, सो व्हाट इज द होल लाइन? He played the instrument
बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। यानी उसने जो है वो इंस्ट्रूमेंट राजा महाराजा सबके सामने, राजसभा के सामने जो है प्ले किया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। सब क्या हो गए थे? इम्प्रेस्ड हो गए थे, यानी सब बहुत ही ज्यादा जो है ना उससे खुश हो गए थे, और क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए थे। तो ये जो प्रभावित है ना, ये जो अफेक्शन है, प्रभावित का दो मतलब हो सकता है। अरे भाई, मैं ये कह सकती हूँ कि लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हुए, अब ये कोई खुशी की बात है? नहीं मैम। तो प्रभावित इज बेसिकली अफेक्ट होना। अब यहाँ पे इम्प्रेस यानी क्या है? खुशी से प्रभावित हुए, नहीं एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा, एक अच्छा प्रभाव पड़ा, तो ये पॉजिटिव वे में है। क्लियर है? समझ गए मीनिंग? तो अब अपन चारों सेंटेंस पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में जो है ना, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आप लोग खुद सॉल्व करोगे ये वाला, ठीक है? चलो, सो चारों सेंटेंस पढ़ते हैं। ए, इम्प्रेस्ड इन हिज ड्रीम्स ही वेंट आउट डूइंग हिज वर्क। यानी अपने सपनों से जो है वो प्रभावित होते हुए वो अपना काम बाहर करने गया। तो ये क्या कोई खुशी की बात है? नहीं, यहाँ तो सिंपल एक अफेक्शन की बात है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक एक करके ये मेथड फॉलो करेंगे, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आज नहीं, हमेशा जब तक आप कॉम्पिटिटिव दोगे किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो एक्चुअल में सिखाया जाता है, राइट? एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? 4 ऑप्शन में से आप वो ऑप्शन हटा दो जो आपको पता है कि भाई दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। उससे होता क्या है ना, आपके पास कम ऑप्शन बचेंगे। जैसे केबीसी में नहीं होता है 50-50, यानी हटा दो 2 ऑप्शन, होता है ना, तो वैसे यहाँ पे हटा दोगे ऑप्शन तो आपके लिए कम चॉइसेस बचती है ना, सो आप थोड़े रिलैक्स रहते हो। तो पहला हमने हटा दिया। नेक्स्ट आओ, impressed by his performance the director fired him from his job। सेंटेंस समझना, impressed by his performance यानी उसकी परफॉर्मेंस से जो है नेगेटिवली प्रभावित होके उन्होंने फायर का मतलब आग नहीं लगा दी होती, नौकरी से निकाल देना होता है फायर। तो ये तो नेगेटिव वे में जा रहा है इंप्रेशन, है ना? प्रभावित तो हुआ लेकिन नेगेटिव इंप्रेशन हुआ ना, तभी तो निकाल दिया जॉब से। तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इम्प्रेस्ड है, अरे पीछे जो अपन ने इम्प्रेस पढ़ा था उसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव, है ना? Next, the minister impressed upon the need of building a new and modern India। The minister impressed upon, impressed का यहाँ पे मतलब क्या है कि मिनिस्टर जो है ना एक उस पर प्रभाव डाला, impressed upon। क्या प्रभाव डाला? कि किस चीज की जरूरत है? एक बिल्डिंग जो है, नई बिल्डिंग और एक मॉडर्न इंडिया की, यानी एक नया हिंदुस्तान बनाने की, है ना, उसकी जो है जरूरत है। तो इस पे प्रभाव डालो। तो ये प्रभाव में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, राइट? इसकी बात नहीं करेंगे, प्रभाव डालना हुआ, प्रभावित हुए नहीं वो, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बचता है, वर यू नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। क्या आप जो है उसकी परफॉर्मेंस से प्रभावित नहीं हुए, है ना? अब यहाँ पे प्रभावित, उस इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है कि किसी को जो है ना एक पॉजिटिव वे में ले जाना, कि आपको अच्छी नहीं लगी उसकी परफॉर्मेंस, राइट? सो दिस इम्प्रेस्ड, जो हमारा इम्प्रेस्ड हमने निकाला था उससे परफेक्टली मैच होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कोशिश करिए ज्यादा सॉल्व करें, सो दैट यू गेट वेरी फ्रेंडली विद देम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट आंसर के फॉर्म में है। क्वेश्चन सेज, व्हाई वाज पुंगी बैंड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कोर्ट से पुंगी को बैन क्यों कर दिया गया था? तो पीछे मैंने आपको बताया था पुंगी की साउंड बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, यानी बेसुरी होती है, अच्छी नहीं लगती। So the pungi was banned from the court of Aurangzeb because it had a very unpleasant sound, है ना? श्रिल एंड अनप्लेजेंट भी लिख सकते हो आप, यानी बहुत ही तीखी सी आवाज है और ऐसी आवाज जो पसंद नहीं आती थी। इसी कारण से औरंगजेब ने पुंगी को रॉयल कोर्ट से बैन कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अगेन दूसरा एक्सट्रैक्ट है। नाउ आई होप अगर आपको एक्सट्रैक्ट वाली कहानी समझ आ गई हो तो आप आंसर्स दे पाएंगे। क्वेश्चन 2, for years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai। यानी अब क्या हुआ? अब जैसे आपको पता है ना, वो अपने अंकल के घर गए थे। अंकल कौन थे? उनके अली बख्श, यानी उनके मामा। तो अब उन्होंने जो है वो उनके साथ जाते थे मंदिर में बजाने शहनाई। एंड फॉर इयर्स टू कम, अब क्योंकि उन्हें रियाज करना होता था, काफी सालों तक वो बालाजी के मंदिर और मंगला मैया के यहाँ पे जो है रियाज करते थे। एंड द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के तट पे जो है, क्योंकि
कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, आपने हमेशा देखा होगा उनको थोड़ी शांति, अकेलापन चाहिए होता है ताकि वो अपना नया रूटीन बना सके, नई प्रैक्टिस कर सके, राइट, उसके लिए। तो उन्हें ये जो जगहें हैं ना, बिकेम द यंग अप्रेंटाइसेस, यानी उस यंग अप्रेंटाइज का बेसिकली मतलब होता है एक एस्पायरिंग पर्सन, है ना। यंग अप्रेंटाइज यानी वो शहनाई प्लेयर बनने वाले थे, राइट, तो एक अप्रेंटाइज है वो। उनकी फेवरेट हॉर्न्स यानी उनकी फेवरेट अकेली जगहें हो गई थी जहाँ पे वो अकेले में, सॉलिट्यूड यानी अकेले में शांति से अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, अब गंगा नदी के जो बहता हुआ पानी है वो उन्हें प्रेरणा देता था। कैसी प्रेरणा? टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, यानी इम्प्रोवाइज यानी बेहतर होते जाना, और इन्वेंट और आविष्कार करना नए नए रागों का, और ऐसे राग जिसे माना जाता था कि ये शहनाई की रेंज के बाहर है। देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ना एक रेंज होती है कि ये इसी राग तक, इसी पिच तक पहुंच पाता है, लेकिन अब बिस्मिल्लाह जी इतना आगे क्यों बढ़े? क्योंकि उन्होंने बहुत रियाज करे और उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने नए नए राग तक इन्वेंट किए जो पहले माना जाता था कि भाई शहनाई तो इस राग से ऊपर नहीं बजा पाएगी, लेकिन उन्होंने वो भी कर दिखाया। ओके, तो आई होप पैराग्राफ अच्छे से याद आ गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ही हेयर रेफर्स टू। अब अगेन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में ही दिया गया है, यहाँ पे ही किसके लिए कहा गया है? तो अगेन किसकी बात हो रही है? बिस्मिल्लाह जी की बात हो रही है। तो ही हेयर रेफर्स टू ABCD, क्या है ऑप्शन? करेक्ट इज ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खान। ओके, उन्हीं की बात हो रही है कि कैसे ये फेवरेट जगह हो गई थी उनकी रियाज करने के लिए। नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ तो आंखें खुल जाएंगी कि मैम अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है। मैक्सिमम मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। अच्छा, कौन सी मिस्टेक होती है? क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं लोग, क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। कौन सी बाजी भाई? जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी, समझ गए? मैक्सिमम मिस्टेक क्यों होती है यहाँ पे? जल्दबाजी में क्या करते हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हैं और ये नीचे का देखते ही नहीं है। बहुत बार ऐसे मैंने मिस्टेक्स ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स की, नीचे का पढ़ते ही नहीं है। भाई ऑप्शन ये है, ABCD स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, ऑप्शन ये है, ये स्टेटमेंट है। तो कुछ लोग इधर ही टिक करके आ जाते हैं। अरे इधर थोड़ी ना टिक करना है आपको, आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। तो ये स्टेटमेंट अलग है और नीचे ऑप्शन अलग है। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, 5 स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? फॉल्स, यानी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, बिस्मिल्लाह इज द यंग अप्रेंटाइज एज ही वाज लर्निंग टू प्ले शहनाई। बिस्मिल्लाह जी जो है क्या यंग अप्रेंटाइज यानी एक यंग एस्पायरिंग पर्सन है ना, जो कि क्या प्ले कर रहे थे? शहनाई प्ले कर रहे थे, यानी आगे जाके वो शहनाई के प्लेयर बनेंगे, इसलिए हम उन्हें अप्रेंटाइज कह रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है तो रवि इज द यंग अप्रेंटाइज एज ही वाज लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। ऑलराइट, सो ये बात करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए नंबर 2, बिस्मिल्लाह इज वेरी फॉन्ड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर गंगा। वेरी फॉन्ड यानी बहुत ही ज्यादा प्रेम था उन्हें, बहुत ही ज्यादा चाहते थे वो किसे? गंगा नदी के तट को। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा पीस मिलता था टू प्रैक्टिस हिज ओन लेसन्स। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट 3, बिस्मिल्लाह वॉज टॉट शहनाई बाय हिज फादर। बिस्मिल्लाह जी को शहनाई, टॉट वर्ड कहाँ से आता है ये सब पता होना चाहिए, ग्रामर है ना, रिकॉल करते जाएंगे। टॉट पास्ट टेंस होता है, किसका पास्ट टेंस? टीच का। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह जी को शहनाई उनके पापा ने सिखाई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। जो शहनाई है जब वो अपनी मम्मी के साथ नानी घर गए थे तब उनके मामा यानी अली बख्श, है ना, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिस्मिल्लाह जी की लाइफ में। अली बख्श यानी उनके मामा ने जो है, उनके अंकल ने उन्हें शहनाई सिखाई थी। तो एक गलत स्टेटमेंट तो अपने को मिल गया। ठीक है, और देखते हैं, बिस्मिल्लाह हेटेड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। यहाँ लिखा है बिस्मिल्लाह जी को संगीत के बाकी सारे जो भी फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सबसे नफरत थी। तो ऐसा बिल्कुल भी थे यार, बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे वो, ऐसी तो कोई भी बात मेंशन नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। नंबर 5, बिस्मिल्लाह यूज्ड टू प्ले शहनाई फॉर द किंग्स। बिस्मिल्लाह जो है शहनाई राजसभा के लिए या राज के जो लोग हैं वहां के लिए बजाते थे। तो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाह जी जो है शहनाई किंग के कोर्ट में बजाते थे, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो जो है मंदिरों में बजाते थे, वो गंगा नदी के किनारे बजाते थे, वो परफॉर्मेंसेस देते थे, क्लासिकल स्टेज पे देते थे, राइट।
अलग अलग उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, लेकिन वो राजा के लिए नहीं बजाते थे, किंग कोट्स के लिए उन्होंने नहीं बजाया है, जहां तक हमें इस एक्सट्रैक्ट में बताया, राइट। हमें यही बात बतानी है। अब ऐसा नहीं कोई गूगल पे करके हिस्ट्री निकाल के दिखा, नहीं मैम उन्होंने तो बजाया था। हमको किसके बेस पे आंसर देना है? एक्सट्रैक्ट के। ये चीज हमेशा याद रखा करो। Whatever things are defined in your syllabus, keep that in mind. Alright? चलिए, तो 3 मिल गए ना गलत, कौन से? 3, 4, 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, 3, 4 एंड 5 फॉल्स वाले बताने हैं। Alright? चलिए, करेक्ट है, और ये मैक्सिमम मिस्टेक वाली गलती नहीं करोगे, ध्यान रखोगे। These are statements and these are options. Okay, moving on to the next question. The word improvise does not correspond to A. unprepared, B. modify, C. device या D. none of the above. Solid question है यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The word improvise, पीछे आपको दिया था वर्ड कि जो है बिस्मिल्लाह खान ही used to improvise and invent rags। तो सवाल कैसे घुमा के दिया है देखो। The word improvise does not correspond to, correspond का मतलब यहाँ पे होता है सेम होना, does not का मतलब है भाई सेम नहीं है, ठीक है। और जब भी एमसीक्यू आता है ऐसा साइड में कहीं लिख लिया करो क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्या है ना, मन में पढ़ के सॉल्व कर देते हो, गलत करते हो। नॉट सेम कहना क्या चाह रहा है, अर्थ क्या है, ऐसा कौन सा वर्ड है इन तीनों में से जो इम्प्रोवाइज जैसा नहीं है, यानी उसका उल्टा है ना। नॉट सेम यानी उसका उल्टा है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में सुधार करना, है ना। इम्प्रोवाइज मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग, है ना, टू सुधार करना, कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है। पहला है अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड यानी जिसकी तैयारी नहीं हो। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज में चेंजेस लाना, कुछ आपको बेटरमेंट करना। डिवाइस, डिवाइस वर्ड एक नया वर्ड है जो कि आपकी वोकैब, नया इन द सेंस कि अगर किसी ने नहीं सुना हो तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। डिवाइस का मतलब होता है किसी भी चीज में आप एक अच्छे फॉर्म में जो है बदलाव ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, राइट। You are trying to be prepared, you're trying to improve. And D is none of the above. तो यार मुझे बात बताओ, मॉडिफाई का मतलब होता है सुधार लाना या चेंज लाना। डिवाइस का मतलब भी ऑलमोस्ट वही निकला, एक सुधार लाना, चेंज लाना। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अनप्रिपेयर्ड बच गया। अनप्रिपेयर्ड का मतलब क्या है, अनप्रिपेयर्ड का तो मतलब उल्टा हो गया ना, कि किसी चीज की आपने तैयारी नहीं करी है। तो अनप्रिपेयर्ड इज डज नॉट करस्पॉन्ड टू इम्प्रोवाइज, ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। बात समझ आई कि नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन को बोलते हैं ना, इधर से कान पकड़ के पूछ सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं लाना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसका आंसर देना है। क्लियर है? चलिए, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फिलअप करना है आपको। क्वेश्चन सेज द गिवन एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स आउट दैट बिस्मिल्लाह खान वाज डैश। जो दिया गया एक्सट्रैक्ट है वो क्या पॉइंट आउट करता है कि बिस्मिल्लाह खान कैसे थे। अब बोलो मैम कैसे थे, तो दिमाग लगाओ। क्या है एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट में बताया जा रहा है कि वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो इन्वेंट कर रहे हैं, और वो कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार मतलब क्या हुआ कि वो कितने पैशनेट हैं, इजंट इट। इससे आपको देखो, इन चीजों से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ यहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, यानी वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। पैशनेट यानी क्या, अपना जो पैशन है यानी शहनाई बजाने में उनकी इतनी रुचि है कि वो देखो दिन ऐसा नहीं है सो रहे हैं बढ़िया कि नहीं भाई, वो रियाज कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेहनती हैं, इजंट इट। तो कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन यूज पैशनेट, यू कैन यूज स्किल्ड, है ना, एंड यू कैन यूज टैलेंटेड। आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, आप क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कॉमन वर्ड्स दिए हैं। इफ यू वांट आप इनके सिनोनिम्स भी डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। शॉर्ट आंसर में आपको देना है आंसर। सवाल है Where did बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस एज अ यंग अप्रेंटाइज। ये सवाल आ सकता है कि भाई यंग अप्रेंटाइज यानी जब वो एस्पायरिंग शहनाई प्लेयर बनने वाले थे, जब वो यंग थे, तब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो अपना प्रैक्टिस करते थे। सो एज अ यंग अप्रेंटाइज ही प्रैक्टिस्ड एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा या रिवर गंगा। तो यहाँ पे जो है वो अपना रियाज करते थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड एक्सट्रैक्ट। अब तो मुझे लग रहा है एक्सट्रैक्ट में बड़े ही फ्लुएंट हो गए होंगे, तो फटाफट पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings.
The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो मैंने थोड़ा स्पीड अप में बोल दिया भाई, अब मैं फटाफट से आपको रिकॉल करा देती हूँ। साउंड ऑफ दी शहनाई, शहनाई की साउंड को बिगैन यानी क्या माना जाने लगा, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब सबको अब तो पता चल गया है भाई, शुभ होता है, शुभ माना जाने लगा, यानी पॉजिटिव वे में लेते थे इसे। एंड इसी वजह से मंदिरों में, है ना, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, शादियों में, वो एक इनडिस्पेंसिबल, जो मैंने आपको बताया, इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, राइट। इन दी पास्ट यानी भूतकाल में शहनाई किसका पार्ट था, नौबत का। नौबत क्या होती है, नौबत रॉयल कोर्ट्स में पहले जो राजा महाराजा के जो कोर्ट्स होते थे वहां पे नौबत एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक इंसेम्पल यानी एक समूह, एक ग्रुप होता था। तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स यानी मान लो आप रॉयल कोर्ट में है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड शहनाई उसमें से एक थी। टिल रिसेंटली यानी अभी तक क्या होता था कि शहनाई को सिर्फ मंदिरों और शादियों में, मतलब शहनाई नाम आया तो टेटे टेटे शादियों में बजाई जाती है, लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस और आगे किसने बढ़ाया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, क्योंकि ये इसे क्लासिकल स्टेज पे लेके आया, यानी इसमें और राग हैं, लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके स्कूल्स हो सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है यहाँ पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ओके, क्लियर है पैराग्राफ। आइए फिर जो है लग जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड दी शहनाई, शहनाई का इन्वेंट किसने किया था, स्टार मार्क लगाती हूँ, देखते हैं कौन सही आंसर बताएगा। A barber of a family of professional musicians, B emperor औरंगजेब, C उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या D none of the above। तो चंद समय में कुछ चंद सेकंड आपको दूंगी, मुझे फटाफट से आंसर बताओ, है ना। और कौन है इनमें से जो कहेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, क्योंकि मैम चैप्टर इन्हीं का चल रहा है, शहनाई यही बजाते थे तो इन्हीं ने इन्वेंट की थी, ऐसा नहीं है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। शुरुआत में ही बात हो चुकी थी ये लेसन की शुरुआत में कि एक बार्बर ने, एक नाई ने, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से आते हैं, उन्होंने शहनाई इन्वेंट किया था, किसको, पुंगी को मॉडिफाई करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे गलती नहीं करना बिल्कुल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the sound of the शहनाई begin to be considered auspicious? शहनाई की जो साउंड है, जो आवाज है, उसे शुभ यानी उसे लकी क्यों माना जाने लगा। A, because it has a melodious sound, यानी उसकी आवाज बहुत ही मधुर है। B, it has a shrill sound, shrill का मतलब होता है बहुत ही तीखी आवाज, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या सुरीली आवाज, shrill का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तीखी आवाज। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन किंग्स कोर्ट, उसे लकी इसलिए माने जाने लगा क्योंकि पहली बार उसे राजा के दरबार में बजाया था, इसलिए वो लकी थी, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो क्वाइट बेसिक आंसर है ये, क्योंकि शहनाई का साउंड, जो स्वर उससे निकल के आता था, वो बहुत ही मधुर था, एंड यही माना जाता है ना, कोई चीज मधुर हो, सुंदर दिखे तो उसे लकी माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट हैज अ मेलोडियस साउंड। ग्रेट, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 3, वही क्वेश्चन है, मीनिंग वाला, है ना, कि कौन सा मीनिंग निकलता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ सब करेक्ट आंसर दे पाएंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द वर्ड इंडिस्पेंसिबल एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इंडिस्पेंसिबल का जो अर्थ है भाई, वो आप जाके समझिए, एंड देन यहाँ पे बताइए कि कौन सा सेम मीनिंग है। तो आ जाओ पैराग्राफ पे, का इंडिस्पेंसिबल, ये रहा, ठीक है। चलो पढ़े लाइन, कहाँ है लाइन, कहाँ से शुरू है भाई, ये रहा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसे हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, हटाया नहीं जा सकता मतलब क्या होता है, which means it is very important, यानी भाई इसके बिना तो महफिल अधूरी है, इस पर्टिकुलर चीज के बिना तो महफिल अधूरी है, यानी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, अति आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब समझ गए। तो अब इसी मतलब को ढूंढने आगे 4 ऑप्शंस में, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। चलिए, इंडिस्पेंसिबल आफ्टर दी लॉस, आप कुछ बोलेंगे मैम टिक दिख गया, अरे तो भाई एक क्लिक ज्यादा हो गया, ठीक है, अभी शांति से देख लो ऑप्शंस। चलो ऑप्शन ए, after the loss Suman felt indispensable. B, our freedom fighters played an indispensable role in making India independent.
C. Pratik's indispensable attitude toward his seniors was not approved. And option D. What an indispensable shot. तो पहले वाले में क्या है? आफ्टर द लॉस सुमन फेल्ट इंडिस्पेंसिबल. लॉस का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि किसी की मृत्यु हुई हो, राइट? लॉस होना इसी कहते हैं. तो लॉस के बाद सुमन फेल्ट, कोई भी लॉस हो सकता है, खैर मनी लॉस भी, तो कुछ भी जो घाटा हुआ है, सुमन फेल्ट इंडिस्पेंसिबल. अब यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई चीज उसके लिए इतनी प्रिय थी कि अब वो उसके बिना नहीं रह पा रही है, राइट? इंडिस्पेंसिबल. तो नंबर 1 तो मुझे नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ था ना, उसमें हमारा मतलब ये था वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो. तो यहाँ कोई चीज की बात नहीं करी गई, कोई ग्रुप की बात नहीं करी गई है, राइट? तो ये ऑप्शन नहीं लगता है हमको, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है. नंबर 2, Our freedom fighters played an indispensable role in making India independent. हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले किया है इंडिया को, भारत को आज़ाद करने में. तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रहा है? जैसे अभी हमने शहनाई की बात की थी कि शहनाई इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, वैसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने प्ले किया है इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में. तो ये आंसर परफेक्ट लगता है. फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं. प्रतीक्स इंडिस्पेंसिबल एटीट्यूड टुवर्ड हिज सीनियर वाज नॉट अप्रूव्ड, यानी प्रतीक का जो, अब यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है निग्लेक्टेड, है ना, निग्लेक्टेड जैसा एटीट्यूड जो था उसका, वो उसके सीनियर्स के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, यानी खराब उसने जो है बर्ताव किया. तो ये तो होगा ही नहीं कहीं से. एंड ऑप्शन डी, व्हाट एन इंडिस्पेंसिबल शॉट, क्या इतना बहुत ही बोलते हैं ना इंडिस्पेंसिबल, नहीं एकदम सटीक शॉट जो छूट नहीं सकता था, ऐसा शॉट लगा. तो एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पे पीछे मीनिंग देखा था उससे तो परफेक्ट मैच होता है ऑप्शन बी. सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स दिस. ओके, चलिए, जिसने करेक्ट किया है वेल डन, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, सीखने के लिए टाइम है, आराम से इसको समझना. नेक्स्ट आ जाओ. व्हाई इज बिस्मिल्लाह खान क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. तो बिस्मिल्लाह खान जी को क्यों क्रेडिट दिया जाता है कि वो क्लासिकल स्टेज पे लेके आए? So Bismillah Khan is credited for bringing Shehnai onto the classical stage as he made the Shehnai famous and invented rags which were beyond the range of the Shehnai. तो उन्हें क्यों माना जाता है कि वो श्रेय लेते हैं क्लासिकल स्टेज पे लाने का? क्योंकि उन्होंने शहनाई को फेमस किया, प्रसिद्ध किया. क्योंकि देखो, जिस चीज़ को लोग जानेंगे मानेंगे तभी तो वो एक बेहतर स्तर पे आ पाएगी, राइट? तो उन्होंने फेमस किया और उन्होंने नए नए रागों का इन्वेंशन किया, नए नए राग डिस्कवर किए जो पहले माना जाता था कि भाई ये तो शहनाई की रेंज से बाहर है. तो उनके इतने सारे कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मानते हैं कि क्लासिकल स्टेज तक बिस्मिल्लाह खान जी द्वारा पहुंचाया गया है. किसको? शहनाई को. क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. तो शुरुआत में मैंने कहा था एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. क्या होता है इसमें? कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. आपको क्या करेंगे, आपको 2 वर्ड दे देंगे ऐसे एक कोलन के साथ, एंड देन बीच में डबल कोलन लगाएंगे, एंड देन एक वर्ड के साथ डैश दे देंगे. करना क्या है, आपको पहले पता करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मुन्ना बात तो सुनना. चलो, क्या है ये 2 वर्ड्स हैं. आप पहले इनके बीच में देखो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. पहला वर्ड है ट्रेडिशनल, दूसरा वर्ड है मॉडर्न. आपको इनके बीच में रिलेशन समझ आ रहा है? अब रिलेशन बेटा पापा मम्मी वाला, पापा मम्मी दादा दादी वाला रिलेशन, यहाँ कैसा रिलेशन होगा? यहाँ तो ये सिनोनिम होंगे. क्या बोला? यहाँ तो ये सिनोनिम यानी पर्यायवाची हो सकते हैं, यहाँ तो ये एंटोनिम हो सकते हैं, है ना, उल्टे वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर और बहुत सारे हम इसमें रिश्ते निकाल सकते हैं. तो हो सकता है पहला वाला दूसरे वाले का वर्ड मीनिंग हो. ठीक, बहुत सारे रिश्ते निकल सकते हैं. अब यहाँ पे जब मैंने ये रिश्ता देखा ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है बताओ? ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो ट्रेडिशनल हो, यानी आप मान सकते हो पुराने ढर्रे की मानते हैं, है ना, ट्रेडिशनल पुराने ढर्रे की मान सकते हो, पुरानी चीज़, पुराने टाइम की. और मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नया जमाना, मॉडर्न, एकदम अप टू डेट. तो पुराना और नया क्या होता है? ये विलोम है ना, तो इसे हम क्या मानेंगे? एंटोनिम है. ठीक है, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, इन दोनों के बीच में रिश्ता कहलाता है कि ये दोनों एंटोनिम है, यानी विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड्स है. क्लियर है? अच्छा बोलो मैम फिर क्या करें? फिर आप ये करो कि आपको जो ये वर्ड दिया है ना दूसरा, और यहाँ पे जो डैश दिया है, आपको सेम चीज करनी है.
आपको इस वर्ड का भी एंटोनिम ढूंढ के लाना है। एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच का जो रिश्ता है बस आपको इसमें भी वही स्थापित करना है। इनके बीच में जो रिश्ता है अगर ये एंटोनिम है तो यहाँ भी आपको ब्रैकेट में एंटोनिम ढूंढ के आना है। ये एनालॉगी होती है, एक टाइप का पैटर्न होता है। अच्छा, अब बोलो मैम कहाँ से ढूंढ के लाए? चिंता करने की बात नहीं है, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा था ना पीछे, आपने पीछे जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें से लाना है। अच्छा, सबसे पहले ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है अनलकी। ओमिनस का मतलब होता है अनलकी, या फिर ऐसी कोई चीज जो क्या होती है, अशुभ मानी जाती है ना। जैसे कहते हैं अरे काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब खैर मैं नहीं मानती, लेकिन बता रही हूँ कि अशुभ होती है ना, ऐसे मानते हैं। ओमिनस मानते हैं, बैड लक मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं। तो बैड लक, अशुभ का उल्टा क्या हुआ? शुभ हुआ। अशुभ का उल्टा शुभ हुआ। तो ओमिनस का उल्टा पैराग्राफ में वर्ड क्या दिया है? क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं तो मैं बताऊंगी नहीं, से आ जाएगा आंसर है लिखा हुआ, ऑस्पिशियस। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब सबको पता है क्या होता है? लकी होता है, वो चीज जो शुभ है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट। सो सेम रिश्ता हमने यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश कर दिया। बात समझ आई? एनालॉगी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड डोंट लूज मार्क्स इन दीज, है ना। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो, आराम से आप जो है बड़े ही एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाला एक्सट्रैक्ट पे। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। A student of his once wanted him to be head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique Mattha of Dumrao." तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर का पार्ट है जो मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। क्या है ये पार्ट? अ स्टूडेंट ऑफ हिज किसकी बात है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था। वो चाहता था कि उस्ताद आप जो है अमेरिका में एक शहनाई स्कूल को हेड करें, यानी वहां आप उस स्कूल को ओन करें जहाँ पे शहनाई सिखाई जाएगी, जो कि कितनी बड़ी बात है। उस टाइम में समवन इज आस्किंग यू कि आप अमेरिका में कितने बड़े स्कूल को जो है लीड करें। ठीक है, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, क्योंकि भाई विद्यार्थी है, उसे पता था कि उसके गुरु को क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बनारस का जैसा एटमॉस्फेयर है, यानी वहाँ के जैसे मंदिर है, मैं उन्हें रिक्रिएट वहाँ पे स्थापित कर दूंगा। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि आपको लगेगा कि आप बनारस में हो। पर फिर खान साहब किन्हें कहते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्यार से जो है लोग खान साहब बुलाते हैं। तो खान साहब ने उससे कहा, क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ मैं तभी चलूंगा अगर जो है आप गंगा मैया यानी गंगा नदी भी वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। राइट, यानी इससे क्लियरली दिखता है कि उन्हें बनारस से और गंगा नदी से कितना प्रेम है कि उन्हें यूएसए तक का ऑफर आ रहा है, बट वो वहां नहीं जाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है चलो तुम टेम्पल तो रिक्रिएट कर दोगे लेकिन गंगा नदी को वहां पे नहीं ला पाओगे। राइट, और लेटर ही इज रिमेम्बर्ड, तो और बाद में वो कहते हैं कि मैंने ऐसा भी कहा था कि मैं कभी भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है सुनना, मैं कभी भी फॉरेन यानी विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में, तो आई एम यर्निंग यानी मैं किसे याद करता हूँ? हिंदुस्तान को, अपने देश को, अपनी धरती माँ को याद करता हूँ। और जब मैं हिंदुस्तान में के मुंबई में होता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान में मुंबई में होता हूँ, है ना, कोई शो वो कर रहा होता हूँ, तब मैं अपने बनारस को याद करता हूँ, बनारस में गंगा नदी को याद करता हूँ, मंदिरों को याद करता हूँ। और कहते हैं पर जब मैं बनारस में होता हूँ ना, तब मैं डुमराव के मट्ठे को, मट्ठा क्या होता है? छाछ बेसिकली पीते हैं ना, तो वहां को याद करता हूँ। तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मतलब वो जहां होते हैं कहीं ना कहीं अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं। बनारस में हो तो अपने होम टाउन को याद करते हैं, हिंदुस्तान में मुंबई में हो तो यानी वो बता रहे कि कैसे जो है उनको इन दो जगहों से बहुत ही ज्यादा प्रेम है, बनारस और डुमराव। क्लियर है? चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द नेम गिवन टू बिस्मिल्लाह खान इज खान साहब, उस्ताद, हिंदुस्तानी या उस्ताद साहब। तो जो नाम बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है वो क्या है? अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, उस्ताद तो उनके नाम के पहले लगाया जाता है, लेकिन उन्हें एक प्यार से अलग नाम दिया गया है। उस्ताद नाम नहीं है। उस्ताद किन्हें कहा जाता है? उस्ताद मतलब समवन हु इज अ मास्टर, किसी में भी कोई मास्टरी हो। अब जैसे आप कहो उस्ताद सरोज खान, अगर हम कहें तो उस्ताद कौन? क्योंकि सरोज खान बहुत ही अच्छी डांसर है, उनकी मास्टरी किसमें है? डांस में है, तो उनके नाम के आगे हम उस्ताद लगा देंगे। या दूसरे जो शहनाई प्लेयर्स हैं, तो उस्ताद इज बेसिकली समवन हु इज मास्टर इन समथिंग। तो ये नाम नहीं दिया गया है उन्हें। नाम एग्जैक्टली क्या दिया था? एक खान साहब, यानी प्यार से जो उन्हें बुलाया गया था नाम वो खान साहब है।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। एंड पीछे इस नाम को हमने ऑलरेडी पैराग्राफ में यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यानी करेक्ट है वो बताइए। ए, बिस्मिल्लाह खान्स पॉपुलैरिटी हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, उनकी जो पॉपुलैरिटी है यानी वो बहुत ही दुनिया देश विदेश में जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। बिस्मिल्लाह खान ग्रू अप इन बनारस, यानी वो बड़े हुए कहाँ पे, बनारस में, बिल्कुल सही बात है, वहीं पे जो है वो अपना रियाज करते थे, वहीं पे बड़े हुए थे। सी, बिस्मिल्लाह खान ऑलवेज हैड द रिवर गंगा इन हिज मेमोरी, और हर बार उनके दिमाग में जो है गंगा नदी जो है रहती थी कि कहाँ वहाँ वो कैसे रियाज करते थे और कितनी शांति मिलती थी। तो तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट दिए हुए पैराग्राफ से बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, तो उनके विद्यार्थियों ने क्या प्रॉमिस किया था कि कैसे वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे। ए, बाय रिक्रिएटिंग द इंडियन लैंडस्केप विद द फ्लोरा एंड फौना आर्टिफिशियली, यानी इंडिया का जो लैंडस्केप है उसका फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब होता है जो ट्रीज एंड फ्लावर्स होते हैं, राइट, एंड फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो कहा कैसे, ऐसे क्रिएट करेंगे कि वहां के जानवर फूल पौधे वैसा ले आएंगे, इंडियन लैंडस्केप जैसा दिखे, इंडिया के नज़ारे जैसा दिखे, या फिर बाय कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स लाइक दैट इन बनारस, या बनारस में जैसे मंदिर हैं वो बना देंगे। सी, बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल रिवर टू रेप्लिकेट गंगा, और गंगा को रेप्लिका यानी उसकी कॉपी करने के लिए एक आर्टिफिशियल, एक नकली नदी वहां पे बना देंगे, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो वी नो द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट ने क्या रखा था कि बाय कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स दैट इन बनारस, यानी बनारस में जैसे मंदिर है वैसे मंदिर हम यहाँ पे बना देंगे, तो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके चलिए ग्रेड आइए, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो कि आपको दिख रहा है। द वर्ड यर्निंग मीन्स, यर्निंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है, लॉन्गिंग। अब भाई लॉन्गिंग वर्ड लॉन्ग से मत समझना तुम, है ना, कि लॉन्ग मैम लंबा नहीं, लॉन्गिंग का बेसिकली मतलब होता है याद करते हुए, है ना, याद करना। आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस, यानी किसी चीज की चाह होती है ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, तो लॉन्ग यानी किसी चीज को याद करते हुए, राइट, तो yearning means longing. Next is short answer question. How did Khan साहब counter the request made by the student? यानी जो पैराग्राफ पढ़ा है उसी के बेस पे आपको आंसर देना है कि खान साहब ने काउंटर द रिक्वेस्ट, काउंटर रिक्वेस्ट यानी उनके स्टूडेंट ने एक बात रखी कि हम जो है बनारस जैसे मंदिर बनाएंगे, तो खान साहब ने उस रिक्वेस्ट को काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर क्वेश्चन करना, क्या रखा उन्होंने, अपनी क्या जो है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी। सो द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड to recreate the temples of Banaras for Khan Sahib, but he countered the request by asking the student if it would be possible for the student to recreate the flow of the Ganga as well. तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन क्या किया, उन्होंने विद्यार्थी से ये पूछा कि क्या तुम गंगा नदी भी वहां पे लेके आ सकते हो। ऑलराइट चलिए अब फाइनली आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपसे जनरली 1, 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल तो नहीं लिखनी है, लेकिन शॉर्ट और प्रिसाइज मैनर में आंसर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। Where did the शहनाई get its due place and why? An important question. शहनाई को अपना स्थान कैसे मिला और किस वजह से? Right? So answer is the शहनाई got its due place in temples and in weddings as its sound was considered auspicious. यानी शहनाई को उसकी ड्यू प्लेस यानी आज शहनाई जो स्थान है उसका वो उसे कैसे मिला, तो उसकी ड्यू प्लेस जो जहाँ पे वो बजाई जाती थी वो है मंदिर और वेडिंग्स, क्योंकि उसका जो आवाज है ऑस्पिशियस यानी शुभ मानी जाती है। इन द पास्ट यानी पहले भूतकाल में इट हैड अ प्लेस इन द ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट द रॉयल कोर्ट, यानी भूतकाल में रॉयल कोर्ट में राजा के दरबार में जो है शहनाई जो है 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट रहती थी, यानी काफी इंपॉर्टेंस था उसका। एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ये बहुत ही आवश्यक यानी एसेंशियल हिस्सा है। ओके क्लियर आंसर है, ये शॉर्ट आंसर है, सो यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ डिटेल्स। पर मैं हमेशा कहती हूँ आप मार्क्स देख के आंसर देना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर फॉर्मुलेट करना। जैसे ये टाइप के क्वेश्चन हम अराउंड 40 to 50 वर्ड्स में इनका आंसर देते हैं। क्लियर है, चलिए आते हैं सवाल 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Mention the event that used to take place regularly when Bismillah was 5 years old.
जब बिस्मिल्लाह जी 5 साल की उम्र के थे तब ऐसा कौन सा इवेंट है, क्या हुआ करता था डेली? So when Bismillah was 5 years old, he would go to the nearby Biharji temple in Dumrao regularly to sing the Bhojpuri Chait. At the end of this, he used to get a big laddu as a prize from the local Maharaja, which weighed 1.25 kg. जब वो मात्र 5 साल के थे तो वो जो है कहाँ जाते थे, उनके पास में ही एक बिहारजी टेम्पल है, ये आपको नेम्स याद रखने हैं, कहाँ पे, डुमराव में, जहाँ वो पैदा हुए थे। वो रेगुलरली जाते थे और वहाँ वो क्या गाते थे, भोजपुरी चैत गाते थे। एट द एंड ऑफ दिस, और जब पूरा उनका परफॉर्मेंस का एंड होता था तो वहाँ के जो लोकल महाराजा है ना, वो उन्हें इनाम के तौर पे एक 1.25 kg का जो है लड्डू देते थे। ओके, चलिए, तो ये था करेक्ट आंसर इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी है यस दिस कैन कम इन योर एग्जाम्स, तो आप अच्छे से नोट डाउन करें, अदरवाइज यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट। हाउ डिड बिस्मिल्लाह गेट द फर्स्ट लेसन इन द प्लेइंग ऑफ द शहनाई? अगेन अ गुड क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह जी जो शहनाई बजाने में इतने प्रसिद्ध हैं, उनको शहनाई का पहला लेसन, पहला पाठ या पहली सीख कहाँ मिली थी? सो बिस्मिल्लाह गॉट द फर्स्ट लेसन in playing the shehnai by accompanying his maternal uncle Ali Baks, who visited the Vishnu temple at Banaras to play the shehnai. In his company, young Bismillah was captivated and inspired to practice the instrument. क्या है जवाब? बिस्मिल्लाह जी को पहला अपना कब मिला लेसन? जब वो अपने मैटरनल अंकल यानी मामा अली बख्श के यहाँ गए थे, राइट, उनकी मम्मी ले गई थी, और उनके मामा जो है बनारस के विष्णु टेम्पल में जाया करते थे शहनाई बजाने के लिए। तो बिस्मिल्लाह जी ने जब वो शहनाई सुनी, यंग बिस्मिल्लाह यानी वो छोटे थे, ही वॉज वेरी कैप्टिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, यानी वो एकदम है ना मनमुक्त हो गए और वो शहनाई को सुनते रहे, और इसी से उन्हें प्रेरणा मिली कि आगे वो जो है शहनाई और अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड उस्ताद फयाज खान से टू बिस्मिल्लाह? उस्ताद फयाज खान ने बिस्मिल्लाह जी से क्या कहा? तो पहले याद करते हैं फयाज खान कौन थे। तो याद कीजिए, बिस्मिल्लाह जी जब इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे 14 साल की उम्र में मामा जी के साथ, तब उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद यहाँ पे उस्ताद फयाज खान थे, बहुत ही फेमस थे ये, तो इन्होंने बिस्मिल्लाह जी से आके कुछ कहा था। तो आइए देखते हैं व्हाट वर दोज लाइन्स। उस्ताद फयाज खान patted Bismillah on his back and asked him to work hard. He encouraged Bismillah by saying that he had the ability to succeed in the field of music. तो उस्ताद आए, उन्होंने बिस्मिल्लाह की बैक को पैट किया। पैट मतलब क्या होता है? थपथपाना, है ना, और उन्हें कहा कि वर्क हार्ड यानी तुम और कड़ी मेहनत करो, और उन्होंने बिस्मिल्लाह जी को इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि तुम और मेहनत करो, मुझे दिख रहा है कि तुम बड़े होके बहुत ही ज़्यादा सफल रहोगे, राइट, तो म्यूजिक के फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। क्लियर, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज, where was Bismillah's first journey to abroad? What impact did it leave there? बिस्मिल्लाह जी की पहली विदेश यात्रा कहाँ पे हुई थी और वहाँ पे उन्होंने क्या प्रभाव छोड़ा था? सो क्लियर आंसर है भाई, बिस्मिल्लाह's first journey abroad was to अफगानिस्तान। पहली बार वो विदेश कहाँ गए थे? अफगानिस्तान। Bismillah's performance there impressed the king of Afghanistan so much that the king gifted him many of his priceless Persian carpets and other things. यानी इस आंसर को हमने शॉर्ट एंड क्रिस्प किया है, पूरी बहुत डिटेल से लिखी है। हमने सिंपली क्या बताया कि बिस्मिल्लाह जी की परफॉर्मेंस ने वहाँ राजा को इतना इम्प्रेस यानी प्रभावित कर दिया कि उन्होंने बिस्मिल्लाह को क्या गिफ्ट करी? बहुत सारी प्राइसलेस यानी क्या होता है? बहुत ही कीमती पर्शिया के कारपेट्स, कालीने एंड अदर थिंग्स, यानी और भी बहुमूल्य चीजें दी उन्हें। ओके, इज द आंसर क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 which says, despite being successful, why did Bismillah not take to the celluloid world? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिस्पाइट यानी सक्सेसफुल होने के बावजूद, उसके बावजूद जो है बिस्मिल्लाह डिड नॉट टेक टू द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का यहाँ मतलब होता है फिल्मी वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया में क्यों नहीं गए? जबकि उनके जो गाने थे और वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, क्यों नहीं गए? सो डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड और फिल्म वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह डिड नॉट take to it because he did not like the artificiality and glamour of the film world. ये दो वर्ड तो दिली याद रख लेना, है ना, दो वर्ड बहुत ही आसान है जो कि यूज किए गए हैं, क्योंकि उन्हें फिल्मी दुनिया की आर्टिफिशियलिटी यानी जो
आर्टिफिशियलिटी क्या होता है? नकलीपना, है ना। नकलीपना यानी आपको प्रिटेंड करना पड़ता है जैसे आप नहीं होते हो फिल्मी दुनिया में ना, अलग बनना पड़ता है। एंड ग्लैमर, ग्लैमर यानी फिल्मी दुनिया की चमक धमक, क्योंकि आप फिल्म वर्ल्ड में हो, आपको बन के रहना है, डिजाइनर ड्रेसें पहननी है, ये करना है, वो करना है। तो बिस्मिल्लाह जी बड़े डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही सिंपल से थे, उन्हें ये सब नहीं पसंद था। तो ये दो मुख्य कारण हैं, आप एग्जैक्ट ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. What did Bismillah say after getting the Bharat Ratna award? बिस्मिल्लाह जी को जब भारत रत्न से नवाजा गया था तब उन्होंने क्या बातें कही थी? After getting the Bharat Ratna, Bismillah said that Indians should value their music and teach it to their kids. Indian music is so rich that the West is now learning this art. This was a word of encouragement for the youngsters. तो बिस्मिल्लाह जी ने क्या कहा था? भारत रत्न पाने के बाद वो काफी इमोशनल हो गए थे एंड उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को जो है म्यूजिक सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन म्यूजिक, हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है वो इतना रिच है कि वेस्ट यानी अमरीकी लोग भी आके हमसे सीख रहे हैं। और ये जो उन्होंने बात की थी ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी इंकरेजमेंट थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Which were the most beautiful towns for Bismillah Khan and why? Again a very important question. बिस्मिल्लाह खान के लिए इनमें से कौन से शहर जो है सबसे ज्यादा जरूरी थे और क्यों थे? दोनों के नाम हमें अच्छे से पता है यार। The most beautiful towns for Bismillah Khan was बनारस and दुमराव। एक तो दुमराव जहाँ उनका पैदा हुआ है एंड बनारस जहाँ पे वो आगे पले बड़े, उन्होंने अपना रियाज किया। और ये क्यों था रीजन? Because Bismillah grew up in these two towns and developed a lifelong attachment towards them, particularly to the Ganga and the unique Mattha of Dumrao. He learnt music in these places. Therefore, these towns remained the most beautiful towns for him. तो इन दोनों ही जगह पे देखो, दुमराव में वो पैदा हुए, देन गंगा, दोनों ही जगह, गंगा नहीं बनारस में, दोनों ही जगह वो पले बड़े एंड पर्टिकुलरली उन्हें गंगा नदी से बहुत प्रेम था और डुमराव का जो मट्ठा है, वहाँ की जो छाछ जो होती है वहाँ, वो उन्हें बहुत पसंद थी। और इन्हीं जगहों पे उन्होंने संगीत सीखा, तभी जो है ये उनके दिल में जो है, चाहे वो कितना भी विदेश यात्रा कर ली हो, ये दिल में उनके दो टाउन बहुत ही बसे हुए थे। ओके, चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वैलिडेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिस्मिल्लाह वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? वैलिडेट करना स्टेटमेंट को मतलब क्या होता है? आपको एक बात कह दी गई है, अब उस स्टेटमेंट को लेके आपने जो पार्ट पढ़ा है वो आंसर दीजिए, यानी उस स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए, बात बताइए चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है कि बिस्मिल्लाह जी जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया की कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो हम उदाहरण बता सकते हैं, देखिए कि उन्होंने कैसे जो है इंडिया के म्यूजिक को इतना आगे बढ़ाए, क्लासिकल स्टेज पे लेके आए। और इवन वो एक दूसरे धर्म के थे, वो एक मुस्लिम थे, परंतु वो हर धर्म का सम्मान करते थे। और सोचो ना, जो है बिहार जी टेम्पल, बालाजी टेम्पल, सारे टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे वो जो है हर सुबह जो है संगीत जो है लेते थे, किसका? शहनाई बजाते थे। तो यानी ये सब चीजें क्या बताते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो इस चीज को हम डाल सकते हैं आंसर में। Bismillah was a perfect example of India's cultural heritage because he was a symbol of its secularism. Secularism का मतलब क्या होता है? हर धर्म को रिस्पेक्ट करना, हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना। Despite being a Muslim, he played the shehnai at the temples. जैसे मैंने बताया, मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने मंदिरों में शहनाई बजाई। He reflected India's core principle of unity and diversity. Perfect आंसर है। उन्होंने इंडिया का कोर का मतलब क्या होता है? जो मूल सिद्धांत है, हम किस पे खड़े हैं भाई? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनमें भी जो है एकता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी यूजुअली ये आपका जो लिटरेचर का सेक्शन है इसमें एंड में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। सबको पता है कि मैम इसमें हमें जो है यू आर फ्री टू गिव द डिटेल्स, आपको जितना भी चैप्टर के बारे में मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको बताना है। अच्छा, इसमें कैसे सवाल आते हैं? जनरली मैं आपको बताती हूँ। जनरली ये लोग या तो समरी के बेस पे दे देंगे, यानी एक ऐसा सवाल पूछ लेंगे जिसमें आपको कहीं ना कहीं चैप्टर को संक्षिप्त में बताना है। तो दैट्स व्हाई आई से दोनों टाइप के वीडियोस मैंने बनाए हैं, एक्सप्लेनेशन भी है एंड साथ ही साथ समरी भी दी है कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में समरी आ जाए तो आपको लैंग्वेज पता है, फलक मैम ने बता दी है। क्लियर है? समरी आ जाती है, या कहते हैं वैलिडेट दिस स्टेटमेंट,
या फिर जो आपने भाई पाठ पढ़ा उसके अनुसार बताओ कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बस घबराना नहीं है मैम, लर्न नहीं होता है, स्मार्टली आंसर देना है ना। एक तरीका होता है, एक तो होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, दोनों ही करना है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, स्मार्ट वर्क में भी मेहनत होती है भाई। अब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, कोशिश किया करो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चीजें बार बार दोहराओ मत, है ना। ये नहीं मैम खींचना है आंसर तो हम दोहरा रहे हैं, यू मेक इट अ पैटर्न, राइट दैट। जब आप शुरू करते हो तो इंट्रोडक्शन दो, है ना। इंट्रोडक्शन यानी कि आपसे जो सवाल पूछा है उसके बारे में थोड़ा बताओ। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप कोशिश करो कि आप जो है मेन एक्सप्लेनेशन दो, दूसरा पैराग्राफ, एंड लास्ट में कंक्लूजन। जैसे पैराज में डिवाइड करके आप लॉन्ग आंसर को एक बोलते हैं ना इफेक्टिव तरीके से लिखोगे तो जो एग्जामिनर है भाई वो भी खुश होगा, बिकॉज एग्जामिनर भी तो टीचर ही है, इंसान ही है। तो उनको कैसे इफेक्टिव लगेगा, जब जो है स्टूडेंट ने अच्छे से उसे फॉर्मेट में डाला है। क्लियर है। तो आते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ द शहनाई हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, What values are associated with this naming? Now कितना इंटरेस्टिंग सवाल है कि शहनाई की नेमिंग का मतलब क्या होता है भाई, नामकरण। शहनाई को उसका नाम कैसे मिला, उसकी भी अपनी एक कहानी है। तो याद कीजिए जब हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि कैसे पुंगी जो है बैन हो गई थी, फिर जो है एक नाई ने ये प्रण लिया, एक निश्चय किया कि मैं उसको सुधारूंगा, फिर कितनी लंबी कहानी थी। तो यानी ये ऐसे पूछते हैं आपसे लॉन्ग आंसर में कि आप अच्छे से लिख पाओ, राइट। सो इसको हम कैसे कोट करते हैं, देखो कैसे शुरुआत की मैंने सीधे नहीं बता दिया। देखो मैंने सीधे नहीं बोला कि शहनाई का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो शाह जी के चेंबर में बजी थी और नाई ने बनाई थी, नहीं। ऐसे लॉन्ग आंसर कैसे होगा, आपको पूरी बात बतानी है कि भाई औरंगजेब जी के टाइम में ऐसा हुआ था कि पुंगी बैन हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि उसकी साउंड अच्छी नहीं थी। तो वहां से आप अपनी कथा को शुरू करेंगे। चलिए आंसर रीड करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi in his royal court because it had a very loud and unpleasant sound. तो क्यों बैन कर दिया था अपने राज दरबार से उन्होंने पुंगी को, क्यों, क्योंकि उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही तीखी थी और बहुत ही अनप्लेजेंट थी। After some time, a barber from a family of professional musicians decided to revive the pungi. फिर कुछ समय बाद एक बार्बर यानी एक नाई, कौन से परिवार का, जिनके परिवार में सभी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पुंगी को रिवाइव यानी पुनः जीवित करूंगा। He chose a longer and broader pipe and made a few holes on its body. तो जैसे हमें पता है उन्होंने अब जो है एक और लंबा और एक चौड़ा पाइप चूज किया जिसमें उन्होंने 7 होल्स किए। When he played on this pipe by opening and closing the holes, it produced a very melodious sound. और जब इन्होंने इन पाइप को जो है ओपन क्लोज करके ऐसे करके बजाया तो बहुत ही मधुर सा स्वर उसमें से निकला। As, अब यहाँ पे हम बात बताएंगे, as it was invented in the court of Shah, it was not invented आप कह सकते हो, it was invented से better यहाँ पे word जो आप यूज कर सकते हो वो कह सकते हो played, ठीक है ना। इन्वेंटेड भी कह सकते हो, ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है मैम इन्वेंटेड याद रहेगा, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो एज इट वाज प्लेड इन द कोर्ट ऑफ किंग शाह बाय अ नाई, यानी किंग शाह के चेंबर में बजाया गया था। और किसने बजाया था, एक नाई ने बजाया था। तो इसका नाम क्या रख दिया, शहनाई, बस शहनाई विद एन ई, ओके, शहनाई विद एन ई। Therefore, the barber revived a musical instrument that was considered a noisemaker. ठीक है। This reflects the idea. अब एंड में क्या किया है मैंने, देखो कभी भी आंसर को ऐसे मत छोड़ देना, कैसे बिल्कुल ही लावारिस टाइप की, अरे आंसर यूं ही खत्म कर दिया। Always try when you are especially long answer questions में give a conclusion. एक बोलते हैं ना बातों का एक ढंग से अंत किया जाए, तो जब आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो बीच में मत छोड़ देना, जैसे ऐसा नहीं कि अपन ने पीछे छोड़ दिया। हम एंड करेंगे कि this reflects the idea that with a positive mindset even noisemakers can be turned into melodious instruments. तो ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है, कौन सा विचार देती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक सकारात्मक सोच कि कैसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे नॉइस मेकर यानी शोर मचाने वालों की कैटेगरी में डाल दिया था। और किसी ने कभी, बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि भाई ऐसा भी कोई टाइम आएगा कि पुंगी पुनः जीवित होगी, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, राइट। It is all about the creativity, determination and understanding. बिल्कुल सही बात है, इंसान की क्रिएटिविटी, उसके लग्न और उसकी समझ। मैं तो लाइफ में कहती हूँ जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना कि हम समझते हैं ये चीज नहीं हो पाएगी, वो खुद की अंडरस्टैंडिंग की है। अगर आपके पास एक राइट अंडरस्टैंडिंग होगी ना जीवन में तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है लाइफ में, बट एक राइट अंडरस्टैंडिंग होना, सो इट गेट्स स्मूथ। सो वैसा ही हुआ, उस बार्बर की एक राइट अंडरस्टैंडिंग थी, एक डिटर्मिनेशन था, ही वाज क्रिएटिव
कि इस पर्टिकुलर चीज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। लास्ट कैसे एंड किया? The barber had all those values and therefore we still have the pungi with us in the form of शहनाई। तो देखो अंत किया, जैसे नहीं दी एंड करते हैं स्टोरी का प्यार से, तो हमने कहा कि वो जो नाई थे उनमें ये सभी गुण थे और तभी हमारे पास अभी भी पुंगी जीवित है। किसके फॉर्म में? शहनाई के फॉर्म में, जो कि यानी शहनाई तो हर शुभ अवसर पे जो हम सुनते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? डिस्क्राइब the importance of Shehnai in India. How did Bismillah contribute to its development? Now, मैं सिर्फ देखो आंसर देना तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन अब कभी कभार ऐसा नहीं है ना कि यही क्वेश्चन दे इसी को छाप दिया एग्जाम में। Now in exam you know that you will have a different kind of question, isn't it? अब वहां पे बोलो पलक मैम तो नहीं होंगी, बिल्कुल सही बात है ना, सबके साथ तो कहाँ होंगी मैं, लेकिन पलक मैम की सिखाई हुई चीजें तो रहेंगी ना, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यार मैं पढ़ा रही हूँ मेरे को सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, तो अब आपसे बोला है लॉन्ग आंसर में आंसर देना है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। तो बच्चों का सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को सवाल रहता है ना कि मैम लिखें कैसे लॉन्ग आंसर 5 मार्क में, कहाँ कितने हम लिखेंगे 150 वर्ड्स में, कैसे लिखें? तो अब आप देखो सवाल समझे, क्या पूछा है? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ शहनाई। तो यार शहनाई के ऊपर पहले तो तुम पूरी बातें बता दो जो आपको चैप्टर में बताई है। अब उसके लिए नंबर 1 चीज क्या करनी है, आपको मेरे साथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी आपकी गुरु है, एनसीईआरटी इज योर गॉड, यू हैव टू स्टडी इट। आप ये मत सोचो कि हम जाके दूसरी बुक्स पढ़ रहे हैं, मत करो ऐसा। जितना होता है नीडेड मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो वहां पे आपको जितना भी चैप्टर में शहनाई के बारे में दिया है आप लिखो। दूसरा, अब बिस्मिल्लाह जी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो इतने सारे इंस्टेंसेस दिए हुए, इतनी सारी बातें बताई गई है पूरे चैप्टर में बिस्मिल्लाह जी के बारे में, तो क्यों नहीं आप उन्हीं सबको यूज करें, अलग अलग जो है चीजों को याद करें। इंग्लिश इज नॉट अबाउट एनी कॉन्सेप्ट, राइट? वी नो दीज आर स्टोरीज, दीज आर लोगों की बायोग्राफीज है ये, राइट? कर सकते हैं हम। देखो तो अब इस केस में मैंने कैसे आंसर कोट किया है, देखो कैसे शुरुआत की मैंने फर्स्ट पार्ट को आंसर किया कि बिकॉज मुझे पता है भाई 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे अच्छे से लिखना है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया कि द शहनाईज साउंड इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, है ना? ऑस्पिशियस का मतलब सभी को पता है, हर बार बताऊंगी, बिल्कुल जो है ना दिमाग में ये वर्ड आ जाना चाहिए। आंसर में लकी सिर्फ मत लिख के आना, ऑस्पिशियस लिखोगे, एक अच्छा बेटर वर्ड है, राइट? अकॉर्डिंग टू क्लास 9 बड़े हो गए तो थोड़े एडवांस वर्ड भी थोड़े बहुत यूज कर सकते हो आप, है ना? एंड एक तो चैप्टर में ही दिया था, ठीक है? नाउ इट इज प्लेड इन टेम्पल्स एंड हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये मंदिरों में बजाया जाता है और हर नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ये इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य जो है पार्ट है, कॉम्पोनेंट है। इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे नौबत कहा जाता है, फाउंड एट द रॉयल कोच। यानी पहले के जमाने में राज दरबार में एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप होता था, उसे नौबत कहा जाता था। यानी अब राज दरबार में वो इंस्ट्रूमेंट है यानी उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसमें शहनाई भी एक था। एंड एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द शहनाई। हमसे पूछो यार, हमें पता है, जैसे ही शादी की बात आती है ना, पोपटलाल की शादी के जैसे नहीं दिमाग में शहनाई बजने लगती है, तो शादी नाम आया और शहनाई आती है, तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एवरी वेडिंग। नाउ हम क्या कह रहे हैं, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट शहनाई वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन म्यूजिक। फिर बिस्मिल्लाह contributed to the development of शहनाई by bringing it out of temples and weddings to the classical stage। तो बिस्मिल्लाह जी ने कैसे शहनाई के डेवलपमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि सिर्फ जो है ना शहनाई को उन्होंने मंदिरों तक और वेडिंग्स तक नहीं रखा, एक प्रॉपर क्लासिकल स्टेज दिया कि इसमें भी अलग अलग सुर बजाए जा सकते हैं, रियाज किए जा सकते हैं, इनके ऊपर भी स्कूल्स बन सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। क्लियर है? फिर देखो आगे मैंने कुछ इसमें और यहाँ पे दिया आपको कि he changed the way in which the शहनाई was played by inventing rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कहनी है कि देखो बेटा इन्वेंशन करना इज नॉट एन ईजी थिंग, राइट? कि दुनिया में ऑलरेडी हजारों चीजें हैं, उसके बाद भी एक नई सोच लाना, एक नया आविष्कार करना। तो सिमिलरली बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई में नए नए रागों का इन्वेंट किया। RAGAS क्या होता है? राग। कि मतलब पहले सोचा जाता था
कि शहनाई की रेंज में ये सुर तो बज ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, कड़ी डिटर्मिनेशन से उन्होंने वो राग्स भी इन्वेंट किए। He made it a global instrument and took it to the world stage। और उन्होंने शहनाई को एक ग्लोबल यानी अंतरराष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जो कि देश विदेश में अब लोग सुनते हैं उसे, एंड टुक इट टू दी वर्ल्ड स्टेज, यानी अब वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं था। Bismillah Khan pioneered the journey of the Shehnai and made it a huge success. Without his contribution, it would not have reached its current place in Indian classical music. So journey यानी उनकी जो पूरे रास्ता था किसका, शहनाई का जो सफर रहा है, उसको बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया है, एक नया वर्ड अपन ने यहाँ पे डाला है, ठीक है, जिसे कहते हैं पायनियर्ड। क्या है ये वर्ड, पायनियर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रास्ता दिखाया, है ना, रास्ता दिखाना, या इंग्लिश में अगर कहें, अगर किसी को पायनियर्ड याद नहीं हो, देखो मैं हर किस्म के बच्चे के हिसाब से, हर किस्म के स्टूडेंट के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको वर्ड याद हो जाते हैं, जिनको नहीं होते वो घबराओ नहीं, आपको जो है सही चीज लिख के आनी है। नाउ पायनियर्ड एंड गाइड आर द सेम वर्ड्स, इजंट इट? सो आइदर यू कैन राइट दैट, या फिर आप गाइड भी लिख सकते हो, यानी रास्ता दिखाया किसकी जर्नी को, शहनाई की जर्नी को। So, Bismillah Khan pioneered the journey of the Shehnai and made it a huge success. Huge का मतलब क्या होता है, big होता है, ठीक है, बड़ी सक्सेस बनाया उन्होंने। Without his contribution, यानी उनके जो है contribution के बिना, it would not have reached its current place in Indian classical music। और उनके contribution के बिना शायद आज हो सकता है वो इतनी जो है ना महारत हासिल नहीं कर पाती शहनाई, या क्लासिकल स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। ओके, सो दिस इज हाउ यू गोना एंड द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच सेज बिस्मिल्लाह खान वाज अ ट्रू इंडियन, वैलिडेट द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंड मैंने आपको क्या बताया, जब MIQs हमारे चल रहे हैं तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज द पैटर्न व्हिच इज यूजुअली आज ज्यादातर। तो क्या करते हैं वो लोग, वो आपको बोल देंगे, अब बोलो मैम इसमें इंडियन वाली बात तो कहीं दी नहीं थी मतलब लेसन में, पर आप कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या बात चल रही है यहाँ पे, ही वॉज अ ट्रू इंडियन, यानी देखो वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, राइट, वो एक अलग धर्म से थे, उसके बावजूद जो है वो दूसरे धर्म का इतना सम्मान करते थे। ही वॉज अ मुस्लिम बाय रिलीजन एंड वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। उसके बावजूद वो हर सुबह जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। गंगा मैया उनकी बहुत प्रेम था उनको भाई, गंगा नदी से, बनारस से, एंड सोचो वो दुनिया भर घूम चुके हैं, उनको कहाँ कहाँ से ऑफर नहीं आए कि आप USA में स्कूल खोलिए, बट अगेन ही वॉज सो कनेक्टेड टू हिज रूट्स। एक आज हम यहाँ हैं, सबको विदेश भगना है, बस बड़े हो जाना है, पढ़ाई करने बाहर जाना है, एंड एक वो होते भाई जिनको इतने ऑफर्स आते थे कि आप ये कर लीजिए, बट ही वॉज सो कनेक्टेड टू हिज कंट्री, और वो तो कहते थे मुझे जीवन भर भी बनारस और डुमराव में रहना पड़े तो बढ़िया, सबसे मेरे लिए तो लकी बात होगी ये, राइट। तो ये बीइंग अ ट्रू इंडियन है कि नहीं? तो इन्हीं बातों को आप अपने वर्ड्स में कोट कर सकते हैं। क्लियरली है भाई? चलो देखो अब कैसे किया है मैंने स्टार्ट। अनडाउटेडली ये कुछ कुछ वर्ड अपने दिमाग में जो है ना फिट कर लो, कि जब आपको इंग्लिश के आंसर कभी लगता है स्टार्ट करना होता है, तो जैसे नहीं आप हिंदी में कहते हो अरे बेशक वो एक सच्चे इंडियन थे, है कि नहीं, बोलते हो ना, तो बेशक के लिए आप क्या कह सकते हो, वर्ड अनडाउटेडली, यानी निसंदेह बिस्मिल्लाह खान वाज अ ट्रू इंडियन। फिर कैसे हम बताएंगे, डिस्पाइट बीइंग अ डिवोट मुस्लिम he used to play the शहनाई in the temple। सबसे पहली बात यही आएगी, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, यानी एक डिवोट मुस्लिम, डिवोट का मतलब क्या होता है, जो एकदम प्रॉपर ही धार्मिक हो, है ना, पूरे ही जो है डिवोटेड हो। तो एक प्रॉपर धार्मिक डिवोटेड मुस्लिम होने के बावजूद वो जो है शहनाई बजाते थे मंदिरों में। ही लव्ड हिज कंट्री इंडिया वेरी मच, उन्हें अपनी जो है देश से बहुत प्रेम था। When one of his students offered him to head a Shehnai school in the USA, he refused the offer by saying that he wouldn't find the river Ganga there। तो उन्होंने क्या कहा, जब स्टूडेंट्स ने वहां पे उन्हें, उनका एक स्टूडेंट था जिन्होंने कहा कि सर आप USA में एक पूरा शहनाई स्कूल रन करिए उस टाइम में, तब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया उस ऑफर के लिए। क्या कह के कि वहां पे मुझे मेरी गंगा नदी, हमारी जो गंगा मैया है वो तो नहीं मिलेंगी, राइट। He once said, और एक बार उन्होंने कहा था, ये बात तो आप बिल्कुल ही डाल सकते हैं जरूर, कि whenever he was out of India, he kept on thinking of his motherland and missed the Ganga river। तो वो कहते थे जब भी मैं विदेश यात्रा करता था ना, तो मुझे हर बार हर पल जो है अपनी देश की याद आती रहती थी, बनारस की और गंगा नदी की याद आती थी।
नेक्स्ट, ऑन गेटिंग दी भारत रत्न वाली हमने बात बताई. He said that the parents of India should teach their children music and supported it by saying that even the West was coming to learn music from India now. तो उन्होंने क्या बताया अपने देश को, उनको इतना प्रेम था, उन्होंने कहा भारत रत्न मिलते टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन्होंने बस अपने देश के बच्चों के लिए, क्योंकि अपने देश का फ्यूचर जानते थे वो, तो बोला आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप अपने जो है बच्चों को म्यूजिक सिखाएं. ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, हमारी कला है, यही हमारा खजाना है. क्योंकि अब तो वेस्ट यानी ये जो अमेरिका, ये जो इस साइड वाली कंट्रीज है, बोलो वेस्ट भी आके जो है अब हमारी चीजें सीख रहा है. यानी हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी जो है बहुत वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, हम यहाँ पे कंक्लूड कैसे करेंगे, एंड करना है ना, कंक्लूजन देना है. सो ही वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड द कोर इंडियन वैल्यूज. ट्रू रिप्रेजेंटेटिव यानी वो एक सच्चे जो है प्रदर्शक थे. बिल्कुल रिप्रेजेंट करना होता है ना किसी को, तो हिंदुस्तान के, जैसे हम हिंदुस्तान क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है कि नहीं. तो वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान के कोर प्रिंसिपल, कोर का मतलब क्या होता है, मेन जो प्रिंसिपल, मेन जो वैल्यूज है. क्या वैल्यूज है हम इंडियंस की, अतिथि देवो भव, सेक्युलरिज्म, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, रिस्पेक्ट करना, है ना, अपने कल्चर को वैल्यू देना, तो सारी वैल्यूज थी उनमें. He never believed in glamour and the world of artificiality. और क्योंकि वो देखो इसी कारण से वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे नहीं गए, क्योंकि उन्हें वहां की चमक धमक और नकलीपना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. यानी काफी डाउन टू अर्थ इंसान रहे हैं वो. He always believed in simplicity, which is the epitome of Indian civilization. वो हमेशा किस में मानते थे, सादगी में वो विश्वास करते थे, और हमारे इंडिया के सिविलाइजेशन की वही एक एपिटमी. अब ये वर्ड एक नया वर्ड है, लेकिन ये मत समझना कि कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है. मैं चाहूंगी आप इसे लर्न करो. एपिटमी प्रोनाउंस कैसे करोगे, एपिटमी, है ना, टमी बोलते हैं टमी पेट को. तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप हमेशा जब भी मैं कोई वर्ड बताती हूँ उच्चारण लिख लिया करो, क्योंकि 10 दिन बाद क्या होगा, इसको बोलेंगे एपिटोम. नहीं, क्या है ये, एपिटमी. अच्छा, एपिटमी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ही इज एन, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज एन एपिटमी ऑफ हार्ड वर्क. यानी कोई एक मेरा दोस्त है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो मैं ऐसे क्या कहूंगी कि भाई तुम तो एपिटमी हो हार्ड वर्क की. एपिटमी का मतलब क्या होता है, तुम तो एक, जैसे कह सकते हैं ना किसी चीज का आप लोगो होते हो, राइट. यू आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपिटमी, यू आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ड वर्क, है ना, कि आप एपिटमी, आप तो बिल्कुल प्रतीक हो. किसके प्रतीक हो, हार्ड वर्क के. मतलब मेरे को हार्ड वर्क याद आता है तो मुझे मेरे दोस्त का नाम याद आता है कि भाई तुम हो. तो एपिटमी का मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया. He always believed in simplicity, which is the epitome of Indian civilization. Hence, he was a true Indian. Hence word जैसे मैंने बताया है, ये 3-4 वर्ड से आप एंड कर सकते हो. Hence, therefore, okay, इन सब से आप जो है एंड कर सकते हो. Thus, क्लियर बिल्कुल. चलिए. So, my dear students, with this we end the wonderful session. Hopefully आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंड मज़े से ज़्यादा जो भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने ली होगी. कहीं भी आपको लगता है जो आपको नोट करना है चीज़ें, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तैयारी अपनी जारी रखो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ. एंड आज हमारे चैनल पे आपको सभी तरह के सारे बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, यू कैन स्क्रॉल, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी अलग अलग. आप अपने क्लास की पूरी तैयारी करें. मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.